चलो अब नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक, देखिए फरवरी 2024 का आर्थिक देखेंगे, ठीक है। पीडीएफ कॉमन है, अपने जनवरी वाले इधर, जनवरी पहले देख लेते हैं और फरवरी का देखते हैं। सबसे पहले पीएम मत्स्य संपदा योजना, ठीक है। मत्स्य संपदा का जो नीली क्रांति है ना, उसके संबंध में क्या, नीली क्रांति का संबंध किसे, मछली उत्पादन से, क्यों मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना है। मत्स्य है तो मत्स्य सीधी मत्स्य इसी से जुड़ेंगी, तो नीली क्रांति अब नहीं हुई। 5/7/2019 से शुरुआत है, अब इसकी और धीरे धीरे समय में बढ़ावा देते रहते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि जो मछुआरे जैसे जो होते हैं तो उनकी सेहत का ध्यान रखना, ठीक है। फिर दूसरा वो जो जाल वगैरह जो बनाते हैं वो बेहतर क्वालिटी के जाल बनना। फिर मछलियों की पॉपुलेशन कैसे बढ़े, तो वो उस बारे में उनके मछलियों से संबंधित जैसे जो पूरी मतलब उनकी भाई मछली पालन में होता क्या, एक तो पकड़ने वाला, एक जिस माध्यम से वो पकड़ेगा और एक वो जिसको पकड़ेगा, इन तीनों पे अपने को काम करना है। खत्म। नेक्स्ट है अनाज की 100% पैकिंग जूट की बोरियों में होगी, ठीक है। तो ये पहली भी बार कॉन्सेप्ट आया था, फिर मैंने बताया आपको, ठीक है। जूट पैकेजिंग एक्ट है 1987 का। कारण क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द जूट फार्मर जूट इंडस्ट्री, ठीक है, उनको बढ़ावा मिले, खास तौर पे अपने पश्चिम बंगाल के अंदर, और बांग्लादेश में तो मेन है, लेकिन बांग्लादेश अपने पास नहीं है, अलग है, 16 दिसंबर 1971 से अलग है। जूट फ्रॉम, देखो जूट कहाँ से मिलता है, जूट मिलता है पौधे के तने की छाल से, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आया हुआ बहुत बार कि जूट मिलता कहाँ से। तो देखो क्या होता है, जैसे ये पौधा होता है छोटा, पेड़ नहीं होता, छोटा पौधा होता है, ऐसे जैसे अपन ने बाजरे का पौधा देखा, बिल्कुल ये बिल्कुल बाजरे की तरह होता है, उससे थोड़ा सा कमजोर ही होता है। फिर ऊपर ये पत्तियां होती हैं और ये तना है इसका, ठीक है। तो ये पानी में उगता है, पहली बात तो ये, ठीक है, पानी में, ठीक है, हुगली बेल्ट में काफ़ी होता है। फिर क्या है, जब ये तैयार हो जाता है पौधा तो इसको जड़ से काट, यहाँ से काट लेते हैं तने से, और इसकी जो छाल है उसको यूँ उतारते हैं, जैसे गन्ने की छाल उतार के अपन खाते हैं गन्ना दांत से जब खाते हैं तो यूँ, तो वो जो छाल उतार लेते हैं। फिर वो जो उतरी हुई जो छाल है उससे उसमें रेशे होते हैं, समझ गए, जो अंदर बीच में जो ठोस बच गया ना उसमें नहीं, ऊपर की छाल, इसीलिए मैंने लिखा हुआ छाल, उसकी जो स्किन है, बार्क की जो स्किन है उससे, तने स्टेम की जो, ये तो स्टेम है, ठीक है, और छाल को अपन बोलते हैं बार्क, BRK, जिसको अपन नॉर्मल स्किन जैसे बोले, तो वहाँ से निकलता है जूट, फिर उसको रेशे के रूप में करके और बोते हैं, समझ गए। तो ये है जूट अपने, तो अनाज की ये पैकिंग इसके अंदर जूट की बोरे। इसका जो दुश्मन है ना जूट का, वो क्या, सिंथेटिक फाइबर है, जो अपन व्हाइट कलर में जैसे देखते हैं, ठीक है। तो कंपेरेटिवली उसकी कॉस्ट कम आती है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है ना, इसलिए उसको यूज़ करते हैं इंडस्ट्री। लेकिन फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आज ये डिसीजन सरकार ने लिया है। देश में कुछ नई रेलगाड़ियाँ देखते हैं अपन जो अभी चल रही है, तो वंदे भारत तो है ही, व्हाइट और ब्लू कलर में जैसे, ठीक है। दूसरे अभी नेक्स्ट और चली अमृत भारत, 22 कोच हैं दिसंबर 23 से, और पुल एंड पुश तकनीक कि दोनों छोरों पे इंजन होते हैं, पुल आगे जो लगा वो तो पुल करता है और पीछे वाला इंजन पुश करता है, तो उससे रफ्तार मिलती है। और दूसरा, इंजन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है कभी भी, तो उसमें टाइम बचता है, वो ये चीज़ है, तो पुश एंड पुल। और वंदे भारत और अमृत भारत में जैसे जो इंजन लगे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको डिटैच कर ले, वो ऑल इन वन ट्रेन है, कोच के साथ ही वो इंजन उसमें अटैच रहता है, बुलेट ट्रेन की तरह। तो ये तकनीक है पुश एंड पुल, एक तो पुल करेगा, जो आगे रहता है वो तो पुल करता है, और पीछे वाला इंजन उसको पुश करता है, तो डबल रफ्तार मिलती है। वो कहते हैं ना अपन डबल इंजन की सरकार, तो ये वही डबल इंजन वाले इंजन। तो अपन पहले क्या करते थे, पहले अपन आगे ही 2 लगाते थे, तो उससे वो वेलोसिटी नहीं मिलती है जो पीछे से मिलती है, समझ गए, ये चीज़ है। तो फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं सबसे महंगे शहर। सबसे पहला सबसे महंगा शहर है सिंगापुर, अपन को ध्यान है किधर, सिंगापुर, क्या SBI पढ़ा था, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, MTM, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, ऐसे आसियान में जो पढ़े थे, ठीक है ना, आसियान, तो आसियान सूप 1967। तो फर्स्ट सिंगापुर है, दूसरा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर शहर है ज्यूरिख। और ये दी किसने, ये इकाई कौन देता है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट कहाँ की, लंदन की है, 1946 में स्थापना हुई, जो इन शहरों की रैंकिंग करता है। तो सबसे महंगा शहर है सिंगापुर, मात्र एक द्वीपीय देश है ये, आइलैंड नेशन है, और सॉरी आइलैंड क्या है, पोर्ट बंदरगाह देश है ये, मेनलैंड से तो जुड़ा हुआ है, मलेशिया से ऊपर जुड़ा हुआ है, पेनिनसुलर देश है, प्रायद्वीप है, तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ है, और दूसरा एक पोर्ट कंट्री है, केवल बंदरगाह के पीछे ही चल रही सारी अर्थव्यवस्था। भारत में सबसे सस्ते शहर कौन से, तो चेन्नई हो गया, एक अहमदाबाद हो गया। महंगे नहीं लिखे हुए, सस्ते लिखे हुए, ऊपर वाले तो महंगे हैं, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड ऐसे। तो स्विट्जरलैंड देख लो, अपन बोला कितना शांत देश, लेकिन शांत है तो साथ साथ महंगा भी है, यूँ, ठीक है। ये इसमें छोटी सी थी चीज़। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, 27 दिसंबर के 23 में हुई, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट
प्रमोशन एजेंसी है, स्थापना 95 में, एनजीओ हेडक्वार्टर जिनेवा में, है ना। कोई इतना खास नहीं है, लेकिन जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो मैंने आपको कुछ बताई थी क्या, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, मूडीज, भारत की क्राइसिल, ये उनसे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। अब देखो तो इन्वेस्टमेंट आएगा भारत में, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो मैंने बताया 2 रूप में आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसी का एक भाग होता है जिसको अपन पी नोट्स बोलते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो ये इन्वेस्टमेंट, ये सब यहीं से डिसाइड होता है कि इस देश के अंदर क्या, अपने पता अंतरिक्ष में धीरे धीरे एफडीआई आ रही है, ऑटोमेटिक रूट में आ रही है, जिसमें ऑटोमेटिक वाला आरबीआई से अनुमति लेने की जरूरत पड़ेगी। ये सब डिसीजन कहाँ से आते हैं, ये इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से निकल के आते हैं वो डिसीजन। तो फिर सरकार लेती है कि हाँ यार अपन को वैसे फैसला करना है। नेक्स्ट नदी में देखते हैं अपन, गंगा नदी पर पुल, है ना। ये देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ऐसे इसको यूँ हल्के मतलब आप गंगा नदी पर पुल सर क्या हो गया, इतने पुल तो पहले ही है ना। लेकिन देखो यहाँ आप देख रहे हो, टू एंड आर्थिक नाकाबंदी बिटवीन दीदा एंड सोनपुर, पटना और सारण। तो ये आपको देखो इसका महत्व कब समझ में आएगा इस न्यूज़ का, जब आप एक बार बिहार का मैप उठा के देखो। तो आप बिहार का मैप उठा के देखोगे ना तो आपको यूँ मिलेगी, ऐसे यूँ बिहार मिलेगा ये, ठीक है। ये बिहार का बॉर्डर इधर, ये बीच में है अपने गंगा, ठीक है, गंगा इधर से आपने आ रही है, ये नीचे सोन रिवर, ठीक है ना, और ऊपर से ये अपने आती है इधर ये गंडक, ठीक है। ये इधर घाघरा बॉर्डर पे मिल जाती है, ये घाघरा है, ठीक है, ये गंडक है, गंडक। तो अपन जैसे देखते हैं ये पटना है, यहाँ पे ये पटना, सोन और गंगा नदी के संगम और घाघरा पे संगम पे ये इधर है गंडक, तो ये सॉरी पटना है, ये पटना। और ये दूसरा जो जिला बताया ना अपन ने सारण, ये ऊपर है सारण, ऐसे ये इधर है सारण। तो पटना वाला जो क्षेत्र है वो तो लिखा हुआ है दीदा, ये इधर दीदा, और सोनपुर सारण ये ऐसे सोनपुर सारण इधर है। तो मतलब अब ये गंगा को ऐसे पार करना अपने को, ये है इसकी ब्यूटी। तो पटना के बिहार के अंदर बहुत कम ऐसे पुल हैं जो इस ट्रांस गंगा अपन को पोर्टेबिलिटी देते हैं, ऐसे समझ रहे हो। तो उन पुलों में से ये एक है, क्योंकि क्या है ये गंगा यहाँ पे एक तो फास्ट फ्लोइंग है और यहाँ मैदान से आती निकल के, तो यहाँ पे गंगा और की जो विड्थ है ना गंगा की वो ज़्यादा है यहाँ पे, इस कारण से ये दिक्कत है, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखता है पुल। तो देखो क्या, टू एंड आर्थिक नाकाबंदी, ये देखो इन दोनों के बीच में आर्थिक नाकाबंदी थी, कोई पुल ही नहीं था ऐसे जिसमें माल वाहक जा सके। अब भी जो पुल था उसमें मोटरसाइकिल या हल्के चौपहिया वाहन जा सकते थे, चौपहिया हल्के, ट्रक भारी जो वाहन है वो नहीं जा सकते, है ना, ऐसे। तो टू एंड आर्थिक नाकाबंदी बिटवीन पटना एंड सारण, पटना एंड सारण के बीच में जो आर्थिक नाकाबंदी थी उसको खत्म करना है, ये महत्व है इस पुल का। तो मैप देखा तभी समझ में आया ना, नहीं तो आदमी देखते हो ये रहा पटना, ये रहा सारण जोड़ना है, अरे बीच में गंगा है यार और मैदानी क्षेत्र है यार, मतलब एवरेज चौड़ाई होती है यहाँ कम से कम 10 से 12 किलोमीटर गंगा की, ये ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है कि ये पटना तो साउदर्न कोस्ट पे है, सारण नॉर्दर्न कोस्ट पे है। कैसे निकालते हैं, जैसे नदी फ्लो हो रही है वहाँ पे प्लस बना दो अपने, तो ये नॉर्दर्न कोस्ट हो गया, ये साउदर्न कोस्ट हो गया, ये इधर अपने ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो साउदर्न कोस्ट पे पटना हो गया ना, नॉर्दर्न कोस्ट पे ये हो गया। जैसे अपने नदियाँ वेस्टर्न रिवर्स, सिंधु जल संपदा 1960 वेस्टर्न रिवर्स, तो भैया प्लस जहाँ से वो नदियाँ फ्लो हो रही हैं, जैसे झेलम से निकाला, सिंधु से निकाला, तो वहाँ प्लस बना दो ऐसे। तो ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, थोड़ा सा घुमा दिया ना। तो वेस्टर्न रिवर्स ऊपर की सिंधु, झेलम, चिनाब, पाकिस्तान, ईस्टर्न रिवर्स रावी, व्यास और सतलज भारत के पास, तो आगे ना ईस्टर्न नीचे वाली, वेस्टर्न ऊपर वाली, ऐसे। तो ये प्लस, जैसे नदी फ्लो हो रही है ना, जिस तरफ नदी फ्लो है उस तरफ भी प्लस बना दो अपने, यहाँ ऐसे फ्लो हो रही है, यूँ हो गया ऐसे, यूँ। अपने ऑयल नदियाँ ओब, लीना साइबेरिया में, तो उधर से निकल के उधर साइबेरिया ऊपर जाती है आर्कटिक, तो वहाँ पे प्लस बना दो, है ना, ऐसे प्लस बनाया। तो ये ऊपर वाला नॉर्थ किनारा, ये साउथ, इधर वाला वेस्ट किनारा, इधर वाला ईस्ट किनारा। वोल्गा नदी है, वोल्गा नदी यूँ नीचे आई कैस्पियन सागर में, यहाँ प्लस बना दिया। ये नॉर्दर्न किनारा है, साउदर्न, ये वेस्ट है, ईस्ट। तो वेस्ट में अपन देखें तो मतलब वोल्गा नदी में मतलब कजान शहर, कजान शहर वोल्गा नदी के पश्चिमी किनारे पे है, ऐसे। तो ऐसे निकलते हैं ये। लाहौर जैसे है, तो लाहौर ये अपने निकल के आती है रावी नदी, ठीक है। तो इधर लाहौर है, अब यहाँ प्लस बना दो, तो नॉर्थ साउथ वेस्ट, तो ये वेस्ट है, तो लाहौर रावी नदी के वेस्टर्न किनारे पे ये निकलता है, ठीक है, ऐसे। और राइट और लेफ्ट तो आसान है कि भाई राइट किनारे पे लेफ्ट किनारे पे, वो तो जिधर नदी है उधर मुंह करके आप खड़े हो जाओ, फिर जो जिस हाथ पे उस हाथ पे। मान लो नदी यूँ जा रही है, ठीक है, यूँ। अब जैसे पटना भी मैंने बताया, तो अपन नदी यूँ जा रही है गंगा, तो पटना जो वो राइट एंड पे है और सारण जो लेफ्ट एंड पे। रावी नदी भी, रावी नदी का जैसे फ्लो यूँ है, तो इधर मुँह करके अपन खड़े हो गए, तो ये मेरे राइट होएगा, ये लेफ्ट होएगा। तो लाहौर जो है वो राइट हैंड के किनारे ऐसे। ये वोल्गा आ गई, यूँ जा रही है कैस्पियन सागर में, तो कजान यहाँ है, तो कजान राइट हैंड पे ऐसे। तो राइट हैंड कह लो, वेस्ट बैंक कह दो, तो ये चीज़ें ऐसे दिशा से निकलती हैं।
किनारा याद मत रखा करो आप, जैसे कोई भी शहर आप देखो तो अब ये देखा करो कौन से किनारे पे, पश्चिमी, पूर्वी, राइट या बायां या दायां, ऐसे बायां दायां मुंह से निकलेगा, और पश्चिमी और पूर्वी, उत्तर दक्षिणी उस प्लस से निकलेगा। सोच को आगे बढ़ाओ। फिर बुद्ध सर्किट को पूरा करेगा ये। बुद्ध सर्किट अपन जैसे देखते हैं पूरा पटना, सारण, इनके बीच में और पर्यटन बढ़ेगा। तो भाई पर्यटन आएंगे, पर्यटन एक एक तो आएगा नहीं, बस में भर के आएंगे, बाउंड सीटर में। तो पहले पुल तो होना जैसे होता है, हैवी लोड सहन कर सके। कोई जैसे आपके साथ ही जैसे बोलेरो में थोड़े आएंगे टूरिस्ट के, 4 ही टूरिस्ट आए, वो तो लोकल होते हैं। ग्रुप्स जो आते हैं वो तो ग्रुप में आएंगे। तो ये है गंगा नदी पे पुल। अब आया मैं तो समझ में। और एक अपने आप याद है मैंने प्रोजेक्ट बताया था क्या, भारतमाला उसका हिस्सा, सागरमाला पोर्ट्स, और एक बताई थी मैंने पर्वतमाला, बताई थी पर्वतमाला है, याद आ रहा होगा इसमें कि पर्वतों में रोड बनाना है, वो गलत याद आ रहा है। ये कमेंट करके बताओ पर्वतमाला क्या थी, किसके लिए थी, रोड्स के लिए या और कुछ है? आ जाओ, गुड। आओ तो गंगा नदी पुल अपन ने देखा। फिर अपन देखते हैं 2000 के नोट वापसी। तो ये पहले भी न्यूज़ अपन देख चुके हैं। लास्ट डेट थी 30 सितंबर 2023, उसको एक्सटेंड किया 7 अक्टूबर 2023, है ना। 98% नोट वापस आ चुके हैं और आज भी लीगल टेंडर मनी है। तो फिर पता कैसे रहता है, तो मैंने बताया ना, मनी मल्टीप्लायर्स होते हैं M1, M2, M3, उनसे आरबीआई पता लगाता है कितने मनी सर्कुलेशन में है। समझ गए? तो एक तो ये, दूसरा मैंने बताया था आरबीआई अपन ने पढ़ा था, तो हमेशा जैसे पढ़ो तो भाई ये बताया अपन ने कि भाई 1935 का अधिनियम से ये निकला है, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई, फिर 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। वर्तमान में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं, डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, सॉरी। अभी जो वर्तमान में संजय मल्होत्रा हैं, ठीक है, अभी दिसंबर 24 में चेंज हुए। और फिर अपन ने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये होती है, उसमें 6 सदस्य होते हैं और ये मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC और मॉनेटरी पॉलिसी आ रहा है ना सीधा। ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या आता है, बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिटरी फैसिलिटी, वो सब। दिसंबर और नवंबर 2024 की आर्थिक देखो, सब कुछ है उसके अंदर वीडियो में। फिर रुपए के मूल्य में गिरावट, ये देखो, वैसे मैंने क्या एक एग्जांपल के रूप में पहले भी बताया हुआ है। रुपए के मूल्य में गिरावट को क्या बोलते हैं अपन, $1 80 रुपए का है, वही $1 जब 90 रुपए का हो जाएगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रुपए के मूल्य में गिरावट हो गई। तो आप तो सोचोगे सर 80 से 90 हो गए तो ये तो ज्यादा हो गया ना, गिरावट कहाँ हो गई? अरे पागल, गिरावट यूँ हो गई, पहले $1 खरीदने के लिए तेरे को 80 रुपए देने पड़ रहे थे, आज $1 खरीदने के लिए 90 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो महंगा हुआ कि नहीं हुआ ये? तो ये रुपए के मूल्य में गिरावट हो गई। ये बिल्कुल वैसे ही है, पहले 80 रुपए 1 किलो टमाटर खरीद सकते थे, आज वही 1 किलो टमाटर खरीदने के लिए मेरे को कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 90 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो रुपए की जो क्रय शक्ति है उसमें गिरावट हुई कि नहीं हुई? हुई। ये रुपया मजबूत कब हुआ होता, जब 80 रुपए से अगर 70 रुपए हो जाता तो रुपए क्या हो जाता, ये मजबूत हो जाता। कैसे? 1 किलो टमाटर पहले आ रहे थे 80 रुपए के, अब आप 1 किलो टमाटर ले रहे हो तो कितने, 70 रुपए के, 10 रुपए बच गए ना, तो अब आप 1 किलो से ज़्यादा कुछ टमाटर खरीदोगे, ऐसे। तो ये होता है, ये तो हो रहा है मजबूत, ये हो रहा है कमजोर, क्योंकि खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ रहे हैं ये मायने रखता है। नीचे लिखा हुआ है, देखो ये गिरावट कैसे है, क्योंकि $1 खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, तो इसलिए गिरावट हो गई। अब देखो प्रभाव क्या है, भारतीय द्वारा US में फीस देना, जैसे क्या है, आज तारीख है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज अपने क्या हो गई, 17 हो गई, 18 हो गई, 18 है ना। तो देखो 17 है, पहले ये 17/2023 और आज तारीख है अपने 18/12/23, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मेरा बच्चा पढ़ता है USA के अंदर, तो 17 तारीख को फ़ोन आया कि पापा मेरी फीस जमा करानी है, बेटे कितने पैसे हैं, तो भाई वो तो डॉलर में बताएगा, तो उसने बोला कि पापा $2 लगेंगे, $2 फीस है। तो मैंने देख लिया कि यार 80 गुणा 2 160 रुपये मेरे को देना है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। तो भाई मैं तो रुपये में करूँगा ना भाई, मैं जैसे भाई करूँगा नो डाउट डॉलर के अंदर, लेकिन मैं कन्वर्ट कराऊंगा ना भाई, जैसे फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, मेरे को डॉलर में लेना, तो पहले मैं उसको 160 रुपये भेजूंगा, फिर मेरे को $2 देगा और फिर मैं $2 वहाँ फीस के रूप में जमा कराऊंगा। या कई बार क्या होता है, जैसे आप इंडियन करेंसी वहाँ दो, वो ऑटोमेटिक उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करके और वो फीस ले लेते हैं। आप तो रुपये में दो, हम उसको डॉलर के हिसाब से कर ले लेंगे आपको। तो मैंने बोला देखो ये था ना 160 रुपये, तो जैसे मेरे को करना था, मैंने नेट बैंकिंग करी। अगर मैंने बोला कि ठीक है बेटा मैं अभी पैसे नहीं है, मैं कल दे दूंगा, है ना, तो मैंने बोला कि अभी तो शाम होगी, सुबह मैं बैंक जाके और मैं ट्रांसफ़र करा दूंगा। अब आप अगले दिन आज बैंक अपन जा रहे हैं, बैंक गए, बैंक जाके पता लगा कि वो जो $1 का जो डॉलर था ना, मतलब डॉलर पहले जो $1 का था वो $90 का हो गया। अब वही मेरे को तो $2 फीस देनी है ना, डॉलर वहाँ तो फीस तो डॉलर में है, तो अब मेरे $2 दूंगा तो ये फीस कितनी हो गई, ये 180 रुपये हो गई, ये 180 रुपये।
अब आपने देखा कि अगर 17 तारीख को फीस जमा कराता तो मेरे को 160 रुपये देने पड़ते, अब मेरे को कितने देने पड़े, 180 रुपये। तो मतलब डॉलर के मूल्य में जब गिरावट हो गई तो मेरे को नुकसान हुआ ना 20 रुपये का, बस यही है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन ये आता है कि रुपए का जब मूल्य गिरता है तो किसको नुकसान हुआ, कोई जैसे अपन को बाहर पैसे भेजने हैं, बाहर फीस जमा करना, कुछ भी देख लो तो ये इस तरह से हुआ। अब एक आप यूँ ही मान लो, ये तो फीस का था, यूँ मान लो कि मैंने अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका से फॉर एग्जांपल कोई मैंने वहाँ से सामान खरीदा था, ठीक है ना, मतलब वहाँ से मैंने जो गुड्स है ना वो इंपोर्ट किए थे, मतलब अमेरिका से भाई चल के एक मेरे पास पेन आया, इंपोर्ट किया अपन ने, अमेरिका से पेन इंपोर्ट किया ना, अब अपन को भुगतान करना है, सीधी सी बात है। अब भुगतान करना है तो भाई उसने बोला कि सर वो पेन है ना आपके $2 का पेन पेमेंट बचा हुआ है, उसका 160 रुपये आपको मेरे को देने, पेन खरीदा ना आपने, इंपोर्ट किया है ना मेरे से, हाँ किया यार, सुबह दे दूँ, दे देना सर, क्या दिक्कत है। आप गए बैंक में पेमेंट करने उस इंपोर्ट का, आयात जो मैंने लिया था अमेरिका से, तो वो कितना हो गया, 180 रुपये का। तो आयातक को क्योंकि भुगतान करना होता है ना आयातक को, तो उसको वो नुकसान हो गया। ये देख लो, भारतीय द्वारा यूएस से वो भुगतान देना आयात का, ये दो आयात लिखा हुआ, ये मैं जूम करके इसको आप देख लो, आयात इंपोर्ट ऐसे है ना, यहाँ पे दिखाओ, देखो भारतीय आयातक इंपोर्ट नुकसान में है। अब अपन बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट की। अब जैसे एक्सपोर्ट है भाई, एक्सपोर्ट है ना, इसमें कुछ घबराओ मत, इसमें लॉजिकली सोचो भाई, एक्सपोर्ट, आप एक्सपोर्टर हो, आपने सॉफ्टवेयर, जैसे टीसीएस ने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया अमेरिका को, किया सर, एक्सपोर्ट कर दिया मैंने, अब अमेरिका को भुगतान करना है, कहानी उल्टी हो गई। तो क्या किया कि 17 तारीख को वही सॉफ्टवेयर कितने का था सर, मेरा $2 का था, ठीक है, तो भाई मैं तो किस में भुगतान लूंगा, मैं तो रुपए में चाहिए ना मेरे को तो भुगतान, ठीक है। तो अपन ने बोला कि $2, तो अमेरिका ने जैसे 17 तारीख को भुगतान कर दिया, अमेरिकी जिसने आपका टीसीएस का सॉफ्टवेयर खरीदा है, तो 160 रुपये देगा, मतलब $2 देता और वो मैं उसको रुपये में कन्वर्ट करता, तो 160 रुपये मेरे खाते में दिखाई देते। लेकिन वो अमेरिका जिसने अपन ने एक्सपोर्ट किया, अमेरिका ने इंपोर्ट किया, तो जिसने अमेरिका में इंपोर्ट किया था उसने बोला कि यार भारत के निर्यातक मैं तुमको कल दे दूँ पैसे, दे देना। लेकिन जब वो कल देने लगा तो वो क्या था, रुपए का मूल्य जब गिरा तो वो 90 रुपये का हो गया था। तो अब वो जो ट्रांजेक्शन करेगा $2 की, तो मेरे खाते में कितने रुपए आएंगे, 180 रुपये आएंगे। तो एक्सपोर्टर को क्या हुआ, ये एक्सपोर्टर जो था इसको फायदा हुआ, क्योंकि इसके पास पैसे आने थे, तो अब ज्यादा पैसे आए ना, रुपए गिरा तो। और इंपोर्टर जो था उससे पैसे निकलने थे, बाहर जाने थे, मेरे बच्चों को फीस देनी है मेरे को, तो मेरे खाते से पैसे बाहर जाएंगे, तो बाहर जाएंगे तो रुपए गिरा हुआ है, तो ज्यादा पैसे बाहर जा रहे हैं, अंदर आने तो ज्यादा पैसे अंदर आएंगे, ज्यादा पैसे अंदर आएंगे तो मेरे को फायदा होगा, तो एक्सपोर्टर को फायदा होगा। तो कब पैसे जाने कब पैसे आने वो ध्यान रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टूडेंट क्या इसमें कहाँ फंस जाता है, मैं आपको बताऊँ, स्टूडेंट इसमें ही फंस जाता है। वो देखता है कि गिरा है ना, गिरावट है, तो गिरावट तो सर 80 से 70 होगा, वो गिरावट है, वो तो गिरावट नहीं है। यहाँ एक किलो सब्जी आ रही थी 80 रुपये की, यहाँ 1 किलो सब्जी आ रही है 70 रुपये की, तो गिरावट कहाँ हुई, मजबूत हुआ ना रुपये, तो ये तो मजबूत है। तो एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट सारा उल्टा है, यही स्टूडेंट उलझ जाता है। गिरावट का मतलब क्या, 80 रुपये की चीज़ जब 90 रुपये की हो जाएगी 1 किलो या $1, तो वो गिरावट है। क्यों, क्योंकि आपको खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, ये चीज़ है बस इसमें। अरे ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत आता है। फीस देने वाला, रुपए में मूल्य में गिरावट, तो किसको फायदा होएगा, भाई सीधी सी बात है, जिसको पैसे मिलेंगे वही फायदेमंद रहेगा। तो पैसे उसको मिलते हैं जिसने सामान बेचा है, बाहर भेजा है या बेचा है, तो वो निर्यातक ही होता है, तो फायदे में हो गया। घाटे में वो रहेगा जिसने सामान खरीदा, उसको भुगतान देने, तो अब जिस फीस देनी है, ये मेरे को अगर सामान खरीदा होता, ये पेन मैंने यूएसए से मंगाया, कल देता तो 180-60 रुपये जाते, आज 180 रुपये जाए, जिसको देने क्योंकि पैसे ज़्यादा निकलेंगे तो वो नुकसान में रहेगा, लेने वाले के पैसे आएंगे तो वो फायदे में रहेगा, तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, यूँ है, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे ध्यान रखो, जितना इसमें मंथन करोगे ना, देखो ये आत्ममंथन से चीज़ें निकली हुई हैं। ये मैं खुद बताऊँ आपको, मैंने ये ना किसी से सुना है ना कहीं पढ़ा है। ये कैसे निकलती है चीज़, ये ऐसे निकलती है, भाई रुपए गिरा है ना, रुपए गिरा तो पहले आप 3 दिन की डॉलर की रेट्स देखो कि एक्सचेंज रेट क्या थी, मिलती है, उसमें समझ में आता है यार एक्सचेंज रेट ये गिरना किसको बोल रहा है, 80 से 90 रुपये को गिरना बोल रहा है। तो पहले वो एक्सचेंज रेट देखी ना 3 दिन की, 2 दिन की एक्सचेंज रेट देखो तो सही है, आप तभी तो पता लगेगा गिरा है और मजबूत क्या होता है। और फिर उसके ऊपर लॉजिक लगाओ कि भुगतान किधर से किधर जा रहा है, फिर ऑटोमेटिक ये चीज़ खुलती है आपके दिमाग में, कुछ रटने की जरूरत नहीं है ये। तो इनमें लॉजिकली सोचो ठंडे दिमाग से। अपन क्या तनाव में आ जाते हैं, और इसमें तो इकोनॉमी से पता नहीं, मैं IMF में ट्यूशन लेके आऊँगा, IMF वर्ल्ड बैंक में, तब मैं समझा रहे कुछ नहीं पागल, तूने गौर ही नहीं किया छोटी छोटी चीज़ों पे।
फिर एक न्यूज इधर है, ये विदेशों से स्वदेश भेजे धन, रेमिटेंस आते हैं। जैसे मान लो कि मेरा बच्चा बाहर रहता है, ठीक है ना, या भाई बाहर रहता है, वो पैसे भेजते हैं फिर मेरे को, उसको अपन बोलते हैं ग्लोबल रेमिटेंसेज। तो विदेशों से स्वदेश में भेजा गया धन, रेमिटेंस, भारत फर्स्ट है इस मामले में। भारत के स्रोत क्या है सबसे ज़्यादा? यूएस से, जैसे पता है कि मेरा बच्चा वहाँ नौकरी पढ़ाई भी करता है, फिर नौकरी भी करता है, वो पैसे भेजता है मेरे को। फिर यूएई से, यूएई से कारण क्या है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, खाड़ी सहयोग परिषद के लचीले श्रम बाजार। लचीले श्रम बाजार कैसे? कि जब चाह जिसको रख लिया, जब चाह जिसको निकाल दिया। भारत के अंदर इतना आसान नहीं है, तो ये लचीले श्रम बाजार, ठीक है ना। तो ये वहाँ कोई कोड पाबंदी नहीं है, निकाल दिया, तो ये ठीक है। यूएई से, यूएई गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य है। जीसीसी की स्थापना हुई थी 1981 में। 6 सदस्य देश हैं जीसीसी के, गल्फ कोऑपरेशन, यूएई, 7 अमीरात, अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, कुवैत, रसूल खैमर, फुरजा, सबसे लास्ट वही छोटी वाला रसूल खैमर। सऊदी अरब देखा ही, ओमान अपने देखा ही, इधर मस्कट, मांडवी मस्कट सहयोग पढ़ा था, आया था, इंटरनेशनल में आया था ओमान। और ओमान वही देश है जिसके साथ भारत की तीनों सेनाएं अलग अलग द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास करती हैं, ये ओमान हुई। वहीं बताया था मैंने, KBQ, कुवैत, बहरीन, कतर। कतर की राजधानी दोहा। मिस कतर नहीं पढ़ा था? कतर अरे इसराइल प्रेसिडेंट जा रहा, कतर कर रहे हैं 7 अक्टूबर 2023 से। कतर नहीं हुई, ये कतर यही है। नॉट यमन, बताया मैंने, यमन नहीं है। और यमन में कौन से विद्रोही हैं? हूती विद्रोही। हमास फिलिस्तीन, हिजबुल्लाह इज लेबनान, हूती इज यमन। चैतन्या में अपने रूस, चैतन्या अजरबैजान के ऊपर, ठीक है ऐसे। और उइगुर चाइना, वेस्टर्न चाइना। ऐसे करके ये आर्थिक अपने फरवरी का पूरा होता है। छोटा सा एक बार रिवीजन देख लो नेट सेल में थोड़ा सा कुछ। मत्स्य संपदा, मत्स्य पालन, अनाज की 100% पैकिंग, जूट के अंदर जूट अधिनियम 1987, नई रेलगाड़ियाँ, ये तो चली रही थी वंदे भारत, अमृत भारत और चली। वंदे भारत व्हाइट कलर में होती है और अमृत भारत कंपनी रेड कलर के अंदर होती है। सबसे महंगे शहर स्विट्जरलैंड और अपने सिंगापुर और स्विट्जरलैंड। भारत के सबसे सस्ते चेन्नई, अहमदाबाद। जारी कौन करता? EIU, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, लंदन, 1940 में स्थापना है, ठीक है साहब। फिर इधर देखा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस दिसंबर 23 में हुई। प्रमोटिंग एजेंसी NGO जिनका के अंदर हेडक्वार्टर है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का क्या रुख होता है? FDI, FPI पोर्टफोलियो का वही डिसाइड करती है, इनके रहेंगे। गंगा नदी पुल, आर्थिक नाकाबंदी खत्म हुई पटना और सारण के बीच में, या यूँ कह लो दीदा और अपने सोनपुर के बीच में। ये सोनपुर बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ये गंगा जल की शूटिंग हुई है सोनपुर के अंदर, ठीक है। दीदापति साउदर्न कोस्ट, नॉर्दर्न कोस्ट। बूथ सर्किट भी पूरा होएगा। 2000 के नोट 90% आ गए, 2% बचे हैं। सितंबर 23 लास्ट डेट थी, अक्टूबर 23 तक बढ़ी, लेकिन अभी भी ये लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर मतलब RBI आपसे स्वीकार करेगा, कॉमन मार्केट में नहीं। रुपए के मूल्य में गिरावट, 1 रुपये 80 से 90 का हो गया तो उसको गिरावट बोलते हैं। फीस देनी है, फायदे में रहेंगे। इम्पोर्ट का भुगतान करना है, सॉरी फीस देनी है, नुकसान में रहेंगे। इम्पोर्ट का भुगतान करना है, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, फीस देनी है, घाटे में रहेंगे। रुपए का मूल्य गिरा दो, फीस देनी है, घाटे में रहेंगे। सामान खरीदा है ना, इंपोर्ट किया, भुगतान करना है, घाटे में रहेंगे। एक्सपोर्ट कुछ किया है, पैसे मिलेंगे, फायदे में रहेंगे। विदेशों से स्वदेश भेजने में भारत फर्स्ट स्थान पे है। भारत में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आती है, ग्लोबल रेमिटेंस, या तो सबसे पहले तो USA से और सेकंड नंबर UAE से, यूनाइटेड अरब अमीरात। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लचीले श्रम बाजार हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल, ये नहीं आता कहाँ से आता है, वहाँ से क्यों आता है ये बताओ। लचीले श्रम बाजार, जब चाहे जिसको रख लिया, जब चाहे जिसको निकाले। और फिर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का ये मेंबर है, क्या, कौन? UAE। गल्फ कोऑपरेशन 1981 में स्थापना है। और कितने सदस्य देश हैं? 6। अफ्रीकन यूनियन आया था, मैंने पढ़ा था कीनिया के संदर्भ में, मोम्बासा। 55 देश हैं अफ्रीकन यूनियन के, जबकि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर तो 54 देश हैं, ठीक है। 6 कौन कौन सी हो गए? UAE हो गया, मतलब यूँ देखो, सऊदी अरब हो गया, बगल में उधर UAE हो गया, नीचे ओमान हो गया। 3 तो बड़े बड़े हो गए, यमन नहीं है। 3 तो बड़े बड़े हो गए, और 3 वो जो ऊपर पर्शियन गल्फ के अंदर छोटे छोटे देश हैं। सबसे ऊपर कुवैत, फिर बहरीन, फिर कतर, यानी KBQ में बार बार इसलिए बोलता, कुवैत, बहरीन, कतर। और कतर की राजधानी है दोहा, मिस कतर नहीं, जो मध्यस्थता करार है। कुवैत बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट करता है। और इराक और सऊदी अरब के बीच में वो कुवैत बार सद्दाम हुसैन ने लड़े, वही कुवैत देखो बिल्कुल जड़ में है, इराक और अपने सऊदी अरब के बीच में। बहरीन थोड़ा नीचे आ रही है। इन्हीं की, जैसे अपन सिंधु घाटी सभ्यता आप देखोगे ना, तो ये KBQ जो है ना, तो दिलमुन और माकन की बात होती है। दिलमुन और माकन जो सिंधु घाटी और इराक जो था मेसोपोटामिया, उसके बीच में बात करते थे, मध्यस्थ की बात करते। KBQ, कुवैत, बहरीन और ये अपने कतर। तो ये जो है ना कतर, ये था अपने दिलमुन।
और ये ओमान जो अपन देख रहे हैं ना, ओमान राजधानी मस्कट, वो था माकन, दिलमुन और माकन, ये मध्यस्थ होते थे। मस्कट जो है ना, ये मस्कट ओमान की राजधानी, ये था माकन। और कतर में जो अपन देखते हैं दोहा, वो था दिलमुन, दोहा दिलमुन आ रहा ना। तो दिलमुन और माकन मध्यस्थ हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार होता था इराक मेसोपोटामिया के साथ, उसमें पर्शियन गल्फ के अंदर है, रेड सी की तरफ नहीं, लोकेशन ध्यान रखो। ये सऊदी अरब है, इधर है पर्शियन गल्फ ईस्ट में, यहाँ है कुवैत बहरीन, कुवैत बहरीन और कतर, इधर है ये रेड सी, यहाँ है यमन, यहाँ है ओमान, और ये है अपने डिजबुती, और ये है इथोपिया। ऐसे फिर ये अपने स्कोटा आ जाता है, फिर इक्वेटर आ गया, स्कोटा ऊपर है, ये अपने चागोज, सेशेल्स, मॉरिशियस, मेडागास्कर, ऐसे याद रखो। ये चागोज है ना अपने 5 डिग्री साउथ है, स्कोटा नॉर्थ में है, ऐसे द्वीप है। और चागोज मैंने बताया था मॉरिशस को दिया है, और चागोज के अंदर क्या था, डियागो गार्सिया, सी से चागोज, डी से डियागो, सी डी, अमेरिकन नो नेवल सपोर्ट फैसिलिटी, है ना। ऐसे रिवीजन करोगे तो मजबूत बनोगे। ऐसे खत्म होता है अपने आर्थिक 2024 का। तो ऐसे करके जैसे आपने देखा, तो इसके साथ ही क्या होगा, जैसे जनवरी 2024 से लेकर, मतलब 2024, जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का पूरा क्या, नेशनल, इंटरनेशनल और इकोनॉमिक आज आपके पास है 2 रूपों में, पीडीएफ के रूप में आपके पास है और वीडियो के रूप में आपके पास पूरा इस प्लेलिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, उसका आनंद लीजिए, है ना। इसके बाद जो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे वो जनवरी 25 का अपन जैसे देखेंगे। तो ये तो मैंने करा दिया नेशनल, इंटरनेशनल, आर्थिक। अब इसी समय का जो है जिसको अपन बोलते हैं नवीनतम सामान्य ज्ञान, उसमें क्या आता है, जैसे कुछ एब्रीवेशन देखते हैं अपन, अपॉइंटमेंट्स देखते हैं, पुरस्कार देखते हैं, डेथ देखते हैं, ठीक है, कुछ समिट्स देखते हैं, कुछ फेस्टिवल्स महोत्सव देखते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज देखते हैं, है ना, फिर मिसलेनियस में। तो ये जो सेगमेंट है ना, इसको अपन चालू करेंगे अब। तो उसमें एक वीडियो में अपॉइंटमेंट बता दूंगा, एक में पुरस्कार, एक में डेथ, पूरे साल के एक साथ, जनवरी 24 से दिसंबर 24 तक का। ठीक है, अभी ये तो पूरा आपके पास आ गया, तो इसका रिवीजन करो पीडीएफ का लेके। अब देखो रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन करोगे पूरे इन 12 महीने के नेशनल एक साथ, 12 महीने के इंटरनेशनल एक साथ, 12 महीने के आर्थिक एक साथ। ऐसे नहीं करोगे जनवरी के तीनों देखे नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, फरवरी, नो 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 नो, टॉप सेगमेंट वाइज सेगमेंट उठाना पहले नेशनल पूरे। क्यों, एक फ्लो आएगा, उससे पता चलेगा यार देखो ये, मैं बता रहा हूँ, मैंने कई बार बोला है कि यार ये उस न्यूज़ का कंटिन्यूशन है। ऐसे इंटरनेशनल गाजा हमास पढ़ेंगे अपन, तो इंटरनेशनल एक साथ, तो एक फ्लो डेवलप होगा आर्थिक में, तो उससे माइंड बैंड होएगा, और फिर धीरे धीरे आप सोचने लगोगे, चीज़ें लिंक होने लगेंगी, क्वेश्चन ध्यान में आएंगे। समझ गए? तो ऐसे अपन जैसे करेंगे। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट पहले तो जनवरी का नेशनल, जनवरी 2025 का नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक देख लेंगे, फिर नवीनतम सामान्य ज्ञान के अंदर घुसेंगे और 2 दिन के अंदर उसको पूरा करके वापस बाहर आ जाएंगे चक्रव्यूह से। ऐसे तो अपन अभिमन्यु नहीं है। अभिमन्यु तो कौन था, चक्रव्यूह में घुसना जानता था, निकलना नहीं जानता था। आप तो अभिमन्यु 2.0 कि घुसना भी जानते हो और वापस निकलना भी जानते हैं। ओके, तो ऐसे करो, फिर नेक्स्ट मिलते हैं अपन जनवरी 2025 में। ओके।